तो आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक फ्रिक्शन का। इसके पहले जो लेक्चर हुआ वो लेक्चर नंबर 5 हुआ है ना। और लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और कॉन्सेप्ट भी समझाया था। क्वेश्चन यहाँ कराया भी था और एक क्वेश्चन दिया भी था होमवर्क के लिए। क्या आप लोग ने उस क्वेश्चन को किया है या नहीं? क्वेश्चन हो गया था या नहीं? तो मैं ये टॉपिक इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वो क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि आपने वो क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है। फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन हुए हैं लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। और इस लेक्चर नंबर 6 में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक फ्रिक्शन का। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे वो फ्रिक्शन से पढ़ेंगे। अब तो मैं चाहूँगा कि अगर वो क्वेश्चन अगर नहीं आया हो तो मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करा देते हैं, करवा दें। ओके, तो हम 2 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक। न्यू टॉपिक है बिल्कुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारे रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है? फ्रिक्शन। नाम पहली बार सुन रहे हैं कि इसके पहले कभी सुना था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी कह लीजिए या इसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो क्या हम लोग चल फिर पाते? नितिन, आप चल लेते ना। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम जो ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे ना, ये तुरंत स्लिप खाकर गिर जाते, है ना। मतलब ये जो हमारे कांटेक्ट सरफेस होते हैं, 2 कांटेक्ट सरफेस, हमारा पैर का जो तलवा होता है और जो फ्लोर होता है, फर्श, उनके बीच क्या अप्लाई होता है? फ्रिक्शन। क्लियर? क्या अप्लाई होता है? फ्रिक्शन। उसी फ्रिक्शन से हम लोग चल फिर पाते हैं। क्या आपने कभी देखा है अगर आप केले के छिलके पर पैर रख दीजिए क्या होता है? चलते समय फिसल जाते हैं ना। क्यों फिसल जाते हैं? वहां पे फ्रिक्शन नहीं रहता है। क्यों? सही बात है ना। वो फ्रिक्शन है ही नहीं वहां पे, बिल्कुल है, वो नेग्लिजिबल है, इसलिए आप फिसल जाते हो, है ना। कोई जा रहा है रास्ते में, उसके पैर के नीचे छिलका फेंक दो, देखो भी मजा, बड़ा मजा आएगा, गिर जाएगा तो, है ना। ऐसे ही जो साइकिल का टायर होता है या गाड़ी का टायर, व्हीकल का कोई भी टायर होता है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप जो ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को रोक देते हैं, साइकिल को रोक देते हैं, क्या रोक पाते उसे? ब्रेक अप्लाई करते, फ्रिक्शन नहीं होता तो तब भी मूव करता रहता है कि नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ में फ्रिक्शन है, हमारे साथ भी है। हम बैठे हैं तब भी फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन अप्लाई कहाँ होगा? तो ये अप्लाई होता है 2 कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में। किसके बीच? हाँ, 2 कांटेक्ट सरफेस। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ये एक फ्लोर है, मान लो। क्या है ये? फ्लोर है, ठीक है। इस फ्लोर पे एक बॉडी रखी हुई है ऐसे, ठीक है। इसका जो कांटेक्ट सरफेस है वो ये कांटेक्ट सरफेस ये है। ये कांटेक्ट सरफेस है इसका, बॉडी का। तो जहां पे कांटेक्ट सरफेस है, इसी के बीच ये एक फोर्स अप्लाई करता है। टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी कह लीजिए या प्रॉपर्टीज कह लीजिए इन कांटेक्ट सरफेसेस का।
किसका प्रॉपर्टीज? कॉन्टैक्ट सरफेसेस का प्रॉपर्टीज है ये, जिसमें ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का क्या करते हैं? अपोज करते हैं। क्या करते हैं? किसका अपोज करते हैं? रिलेटिव मोशन का। मतलब अगर ये बॉडी इस पर, ध्यान देना, अगर ये बॉडी मोशन कर रही इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो ये बॉडी क्या चाहेगी कि ये हमारे ऊपर मोशन ना करे, तो इसको ये अपोज करेगी इस डायरेक्शन में ऐसे। मतलब इसके जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, उसको रोकने की कोशिश करेगी ये दूसरी बॉडी, अपोज करेगी इसके मोशन को। ये है फोर्स टू अपोज द मोशन, अपोज द मोशन। मोशन को अपोज करने के लिए ये बॉडी क्या करेगी? एक फोर्स अप्लाई करेगी, अपोजिंग फोर्स। अगर इस बॉडी पर ये बॉडी भी अगर मान लो मोशन में है, ये बॉडी ऐसे मान लो मोशन कर रही है, तो ये बॉडी क्या करेगी? इसको आगे मोशन नहीं करेगी, करने देगी। ठीक है ना? मान लो ये बॉडी ऐसे है, ये बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे ये बॉडी जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये बॉडी क्या करेगी? इस पर, इसके मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाई करेगी फोर्स, इस डायरेक्शन में। मतलब दोनों ही एक दूसरे के रिलेटिव मोशन क्या करेंगे? अपोज करेंगे, अगर दोनों बॉडी किसमें है? मोशन में है तो। क्लियर? इसे लगेगा कि कुछ छूट रहा है, मतलब ये जा रहा है कहीं पे, तो इसे ये क्या करेगा? इसको रोकने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? और इसे क्या लगेगा कि ये आगे जा रहा है इधर, तो ये क्या करेगा? इसको इधर रोकेगा, अपोज करेगा फोर्स। क्लियर? और इसे लगेगा ये इधर जा रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको आगे नहीं जाने देगा, मतलब इसको इधर नहीं जाने देगा, तो इधर फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों ही कॉन्टैक्ट सरफेस, दोनों बॉडीज की जो कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों बॉडी तो मोशन नहीं कर रही है, हम ये मानेंगे यहाँ पे कि एक बॉडी के सरफेस पर दूसरी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये मान के चलते हैं। मतलब एक बॉडी किस में मानेंगे? रेस्ट में मानेंगे। मान सकते हो ना? एक बॉडी किस में मानेंगे? रेस्ट में। और एक बॉडी जब रेस्ट में है तो उस पर कोई बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है उसके सरफेस के ऊपर। तो दूसरी बॉडी क्या करेगी? फर्स्ट बॉडी के मोशन का अपोज करती है। क्या करती है? अपोज। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। और जिस फोर्स से ये क्या करती है? अपोज करेगी, उस फोर्स को नाम क्या देंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया ना? लिखिए, हेड ये फिगर बना दीजिए। तो मैं इसे मेंशन हटा दे रहा हूं, इस चीज को, है ना? तो ये है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स टू अपोज द मोशन। डायग्राम बनाइए। सबसे पहले डायग्राम बहुत ज़रूरी है फ्रिक्शन के लिए। तो डिफिनीशन क्या लिखोगे बच्चों? बोले, when a body moves over the surface of another body, then second body opposes the motion of first body, लिखा?
ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो यही है फ्रिक्शन। अब इसको हम एक वर्ड में लिख देते हैं, चेंज द पैराग्राफ। फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का मतलब यहां पर एक ही हम लोग सेंस निकालेंगे। जहां कहीं बात अगर फ्रिक्शन की हो रही हो तो मतलब आप क्या समझेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स से, क्योंकि बिना फोर्स के तो कोई चीज़ अपोज नहीं हो पाएगा, है ना। किसी भी चीज़ को अपोज करना है तो क्या करना पड़ेगा नितिन, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाना पड़ेगा तो हमें ये कहना होगा यहाँ पे, अगर फ्रिक्शन की बात हो रही तो मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक। तो फ्रिक्शन कहिए या फ्रिक्शनल फोर्स कहिए, दोनों का सेंस एक ही है। तो फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, अपोजेस द रिलेटिव मोशन, लिखा, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस, of contact surfaces of two bodies, of two bodies, यही है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसे हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और एक चीज खास बात और ये है कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच अप्लाई होगा, लेकिन टेंजेंशियली अप्लाई होता है, ठीक है ना। कैसे अप्लाई होता है, टेंजेंशियली, लिखना ये, इट एक्ट्स टेंजेंशियली, इट एक्ट्स टेंजेंशियली between the contact surfaces, between the contact surfaces, ये टेंजेंशियली एक्ट होता है या काम करता है, ठीक है ना। कभी भी ऐसे फोर्स अप्लाई नहीं होगा जैसे ये है तो इसको ऊपर से अप्लाई करा, ऐसे या ऐसे नहीं, सरफेस को टच करता हुआ, सरफेस को, हाँ, कॉन्टेक्ट सरफेस को टच करता हुआ उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा, हमारा फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, और डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। इतनी बात क्लियर। और इसकी भी जो यूनिट मेजरमेंट करेंगे हम, यूनिट मेजर करेंगे वो भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का जो SI यूनिट बनेगी वो क्या होगा, न्यूटन। क्लियर ना। कोई भी फोर्स हो, दुनिया का कोई भी फोर्स हो, सबकी SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो इसका भी क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, चलिए। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा दो कॉन्टेक्ट सरफेस के रिलेटिव मोशन का क्या करता है, वो अपोज करता है। दो कॉन्टेक्ट सरफेस के रिलेटिव मोशन का अपोज करिएगा, यही है फ्रिक्शन की टेंडेंसी। बोलो, इतनी बात क्लियर। अब फ्रिक्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे। फ्रिक्शन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, आइए जानते हैं। तो डाल दो हेडिंग, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ बेटा, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है ना। अभी हमने फ्रिक्शन तो स्टार्ट ही किया है तो कहाँ से कम कर दें, है ना। वो सब कहानी बात की बात है। फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाए, रिड्यूस कैसे किया जाए, इसके एडवांटेज क्या हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, सारी बातें बुक में लिखी गई हैं, है ना। इसको आप पढ़ सकते हो, मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये तो हमारे रियल लाइफ में है सारी चीज़ें, बिना पढ़े आप इसे बता सकती हो अगर जानकारी है तो। भाई एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज ही हम चल फिर ना पाते, अगर फ्रिक्शन ना होता तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। दूसरा,
कार या व्हीकल्स को या किसी भी साइकिल्स को ब्रेक लगा करके हमें उसे रोक पाना इम्पॉसिबल होता अगर फ्रिक्शन ना होता। ये भी एक एडवांटेज ही है। और रिड्यूस करने की रही बात, तो हम जैसे फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है तो उसमें ग्रिस लगा देते हैं मशीन के पुर्जों में, है ना। मान लो साइकिल है, चैन है, जो फ्रेवेल होता है उसमें फ्रेवेल होता है, उसमें जब जो जो छर्रा बोलते हैं जिसको आप स्टील बॉल्स, तो वो जब ज़्यादा जैसे जंग खा जाता है तो क्या होता है उसमें रेड हो जाता है ना, जंग खा जाता है तो बहुत घिसने लगता है ना। तो उस क्या करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो बहुत साइकिल टफ चलती है तब, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, ग्रिस लगा देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, तो फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये ल्यूब्रिकेंट होता है। क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट्स। मतलब कोई बाल, स्टील बाल में अगर हम लोग ग्रिस वगैरह लगाते हैं उसे बाल बियरिंग बोलते हैं, है ना। तो ल्यूब्रिकेंट, जैसे आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो तो उसमें जो ऐसे मारते हो तो स्लाइड बढ़िया से करे तो स्प्रिंकलिंग पाउडर डाल देते हैं आप लोग, स्प्रिंकलिंग पाउडर आती है उसको डाल देते हैं तो बढ़िया से आप खेलते, ठन ठन एकदम मूव करता है, ठन ठन, है ना। अगर पाउडर ना लगाएंगे तो हल्का लगाएंगे तो मूव ही नहीं करेगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो ये रिड्यूस करने के मेथड्स हो गए आपके। तो मेथड्स कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में भी, और एमसीक्यू में नीट के एग्जाम में भी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा मेथड जो है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। उसमें कई मेथड दिया रहेगा, तो अगर आपको मेथड पता है तो आप टिक लगा दोगे आंसर कि हाँ यही होगा। क्लियर है। तो सब कहानी बात की बात है। अभी फ्रिक्शन को समझना है कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या होगा, क्या इसके लॉज हैं, वो सारे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो फ्रिक्शन को डिवाइड किया गया है वो थ्री पार्ट्स में। पहले का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है काइनेटिक या इसे समटाइम डायनेमिक भी कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन, और लास्ट में आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग के लिए ही लॉ बना है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, काइनेटिक या डायनेमिक का मतलब मोशन। तो जब बॉडी रेस्ट में होती है, जैसे कि आप लोग किसमें है, रेस्ट में है, तो आपके बॉडीज के बीच और जहां बैठे हैं उसके बीच कॉन्टेक्ट सरफेस है, उनके बीच कौन सा फ्रिक्शन लगा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। हम रेस्ट में, हमारे पैर के बीच और फ्लोर के बीच क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इसे डिनोट करेंगे हम एफएस से। किससे डिनोट करते हैं, एफएस से। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग दिखाते हैं एफके से। किससे, स्मॉल एफ के से दिखाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नहीं कहेंगे एफएस मैक्स। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। मान लो कार है, ऐसे ढलान पे खड़ी हुई है, कहाँ पे, ढलान पे, स्लोप पे, और थोड़ा सा भी धक्का कोई दे, हल्का सा छू दे तो गाड़ी मोशन में आ जाएगी, है ना। किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। मतलब जो इस समय जो फ्रिक्शन काम किया हुआ है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। थोड़ा सा भी स्मॉल भी फोर्स अगर लग जाए तो मोशन में आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे इस समय क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिससे कार रुकी हुई है कि नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एक अलग से डिफाइन करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसे एफएस मैक्स दिखाते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम दिखाते हैं एफएस से, और काइनेटिक फ्रिक्शन को दिखाते हैं, हाँ ठीक है ना। कंफ्यूजन कोई इसमें है नहीं।
रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का एक पार्ट होता है। रोलिंग मतलब मोशन, रोलिंग का मतलब वो ऐसी बॉडी की बात करता है जो बॉडी रोल करती हो, जैसे कि फुटबॉल, लॉन रोलर, ये सब क्या होते हैं, रोल करते हैं। तो जब कोई बॉडी रोल करता है तो उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन, और मोशन के दौरान अगर कोई फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो काइनेटिक। क्या होगा, काइनेटिक। क्लियर है ना। जैसे साइकिल चला रहे हैं आप लोग, साइकिल का पैडल मारना बंद कर दीजिए तो क्या होगा, कुछ दूर जाके साइकिल रुक जाएगी। क्या चलती रहेगी क्या जादू से, फ्रिक्शन लगता रहेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या लगेगा उसमें, फ्रिक्शन। साइकिल ऐसे जा रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, पैडल नहीं मार रहे ना, धीरे धीरे क्या होगा, आगे जाकर के ऐसे रुक जाएगी। क्लियर। या कोई टॉय कार छोड़ के भी धक्का मार के छोड़ दीजिए, कुछ दूर जाके रुक जाती है कि नहीं। क्यों रे चल, समझ में आ रहा है। कार खिलौना खेला है, खिलौना वाला कार बचपन में, अभी भी खेलती हो, मेले वगैरह में कभी जाते हो तो कार खरीदने का मन करता है ना, छोटी छोटी, है ना। बचपन में कभी ऐसा किया नहीं किया है कि पापा मुझे वो कार खरीदना, वो है ना चाबी वाली, इसको भर देते हैं, इसमें छोड़ देते हैं, बहुत तेज भागती है ना। तो एक सिंपल कार आती है बिल्कुल खेलने वाली, जो कि पुश कर दीजिए वो अपने आप मोशन करेगी, तो कुछ दूर जाकर के वो क्या होती है, रुक जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक। रेस्ट में हमेशा कौन होता है, स्टैटिक। और एक बात याद रखना इसमें कि जो Fs होता है, Fs ये हमेशा बड़ा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। Fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन F के। ठीक है। तो आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा कि कौन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, तो डिफिनेशन तो बता पाओगे, बता लोगे ना। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बताओगे। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी किस में हो, मोशन में, देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। और व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन द फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टेक्ट सर्फेस इज कॉल्ड। अच्छा, इसका मेन कॉज क्या है फ्रिक्शन का, हाँ, मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन, मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो मेन कॉज है ना वो है रफनेस ऑफ सरफेस। क्या है, रफनेस ऑफ सरफेस, यही मेन कॉज है। मतलब कोई भी सरफेस कितना पॉलिशिंग क्यों ना हो, कितना भी पॉलिशिंग क्यों ना हो, चिकना क्यों ना हो, उसमें कुछ न कुछ रफनेस रह जाता है। क्लियर। तो मेन कॉज क्या है फ्रिक्शन का, रफनेस। तो रफनेस कैसा होता है मैं जूम करके दिखाऊं आप लोग को। मान लो ये एक बॉडी है, इसका कॉन्टेक्ट सरफेस इधर है ना, तो जो उसका रफनेस होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, ये रफनेस, इसे बोलते हैं क्रेस्ट, इसे बोलते हैं ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। समझ में आ रहा है ना। ये पहली बॉडी जो है उसका ये सरफेस है, ये जूम करके दिखा रहा हूं। जो दूसरी बॉडी है इसके ऊपर मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो कुछ ऐसे मूव कर, उसका भी जो सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस वो कुछ ऐसा है। मतलब इसका जो क्रेस्ट है, किसका क्रेस्ट, फर्स्ट सेकेंड बॉडी का, उसके ट्रफ में जाके फंस जाएगा। और इसका जो ट्रफ है, किसका ट्रफ, फर्स्ट का, उसके क्रेस्ट में आके ट्रफ जाएगा, फिर इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ में आ गया, ये क्रेस्ट इसके ट्रफ में आ जाता है, ये क्रेस्ट इसके ट्रफ में आ जाता है, ये क्रेस्ट यहाँ ट्रफ में आ जाएगा, है ना। क्लियर।
ये क्रेस्ट इसके ट्रफ में चला जाएगा और इसका जो क्रेस्ट है नीचे वाला जो ट्रफ है वो क्रेस्ट में आ जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे के क्रेस्ट ट्रफ में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और इसी से क्या होता है, बॉडी मोशन करते करते क्या होती है, स्टॉप में आ जाती है। रियलिटी यही है। क्लियर? तो इसे लगता है कि हम इधर मोशन कर रहे हैं, हमें कोई इधर कोई रोक रहा है। ये मोशन में है तो इसे क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा कि हमको कोई इस साइड में अपोज कर रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्रेस्ट ट्रफ होते हैं आपस में फंस जाते हैं। क्लियर? तो मेन कॉज क्या है, रफनेस ऑफ द सरफेस, यही है कॉज। तो कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे एफएस मैक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और ध्यान सुनना इस बात को कि इसमें जो फ्रिक्शन है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों मेन फ्रिक्शन के कह लीजिए कि बेस हैं दोनों, स्टैटिक और काइनेटिक। यही दो ही होते ही हैं संसार में, तीसरा तो होता ही नहीं है। वो तो जबरदस्ती बनाया गया है ना, मतलब जस्ट मूव करने वाली हो, जस्ट स्लाइड टू मूव, फिसलने वाली हो कोई चीज, या जस्ट मूव ओवर द सरफेस, किसी सरफेस पे कोई बॉडी मोशन करने ही वाली है, करने ही वाली है ना। थोड़ा सा फोर्स लग जाए, थोड़ा सा पुश कर दे, मोशन में आ जाएगा। थोड़ा सा पुश कर दे, मोशन में आ जाएगा। तो आप क्या समझेंगे, यहां पे जो फ्रिक्शन है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से बुलाएंगे और एफएस मैक्स नोट करते हैं। और सवाल इसी पर बनेंगे, एफएस मैक्स पर। ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, लॉज, किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज। तो हेडिंग लगा दीजिए, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला लॉ, फर्स्ट नंबर, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता, हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड on the shape and size of the body, shape and size of the body. Second number, shape and size of the body. Now second number, it does not depend एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, एरिया एंड वॉल्यूम, ना ही एरिया पर डिपेंड करता है ना ही वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। थर्ड नंबर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर का मतलब पॉलिशिंग एंड रफनेस, मतलब कोई भी सरफेस कितना पॉलिशिंग है, कितना सरफेस रफनेस है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस।
कितने पॉइंट्स हो गए? 3। फोर्थ नंबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction। किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। जैसे मान लीजिए एक कोई बॉडी है, ठीक है, कितने मास की है ये? m मास की। तो यहाँ पर एक वेट अप्लाई करता है mg, और इसी लाइन हमारा क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन R, और इसमें जो फोर्स लगा हुआ टेंजेंशियली वो कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन, Fs मैक्स। ठीक है ना? क्या है ये? Fs मैक्स। तो Fx मैक्स जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन। भाई वेट नीचे होता है mg, तो उसी के इक्वल अपोजिट में क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन R होता है। तो Fs मैक्स किस पर डिपेंड करता है? R पे। ठीक है नितिन, किस पर डिपेंड करता है? R पे। ये रूल है, इसका लॉ है। ठीक है, तो Fs मैक्स जब इसे हम प्रोपोर्शनल को इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे म्यू एस। ये म्यू एस है किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इनटू R। तो यहां से एक फार्मूला निकल के आता है किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। क्या होता है फार्मूला? Fs मैक्स इक्वल टू म्यू एस R। इसे मैक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज R इक्वल टू क्या होता है? mg। तो Fs मैक्स कितना आपका आ जाएगा? म्यू एस इंटू mg। ठीक है, इसमें म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू एस क्या है? एक कोएफिशिएंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है ना? तो म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो समटाइम। म्यू एस इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतनी बात क्लियर? ओके। सिमिलरली अगर हम यहां पे सिमिलरली लगा करके नीचे से पैरा ऑप्शंस करके काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के कितना आएगा आपका? कहोगे म्यू के आर। क्या बोलोगे? म्यू के आर। नोट कर सकते हो ना भाई, म्यू एस था वहां पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो, तो काइनेटिक लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ के इक्वल टू म्यू के आर। बोलो कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, अब आपको पता है कि एफ एस बड़ा होता है किससे? एफ के से। ये भी अभी पढ़ा है ना जस्ट, कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? किससे बड़ा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन से।
बिकॉज एफ एस चेंज द पैराग्राफ ग्रेटर देन एफ के। सो इसी के प्लेस पर अगर रखें हम म्यू एस इंटू आर, ये भी बड़ा होगा किससे, म्यू के आर से। आर सी आर क्या होगा, कट जाएगा, तो म्यू एस क्या है, बड़ा है म्यू के से, मतलब उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, याद रखना एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ये कभी कभी ऑप्शन में देता है। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बताएंगे, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के या एफ एस ग्रेटर देन एफ के। क्लियर, ये नीट के एग्जाम में कभी कभी या जेईई मेंस से पूछ लेता है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ से हमारी फ्रिक्शन की कहानी स्टार्ट होती है। अब एक के बाद एक कॉन्सेप्ट हम इसी में इन्वॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब अगली हेडिंग रहेगी आपकी इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर अनदर सरफेस। क्लियर है ना, तो मेन कहानी यहीं से है ना, ठीक है। तो बॉडी को मूव कराया जाए तभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा, है ना। अब बच्चा कौन सा है, नितिन, नितिन नींद आ रही है, हाँ नहीं आ रही है। एक होता है ना जब बस चल रही है, इसमें बढ़िया सॉन्ग बज रहा है और बैठे बैठे क्या होती है, लंबा सफ़र है तो नींद आ जाती है कि नहीं। नितिन का हाल भी कुछ वैसा ही है, ऐसा तो नहीं नितिन कि हम पढ़ाई चले जा रहे हैं आपको नींद आ रही है ज़बरदस्त। चलिए ठीक, तो एक बॉडी को मूव कराते हैं यहाँ पे हम, ये एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इस पर एक कोई दूसरी बॉडी है, ये एक बॉडी है मान लीजिए, ठीक है। इस बॉडी का मास कितना है, m। इसका जो वेट है क्या है, वेट क्या है ये, बार ये वेट इस पॉइंट O पर एक्ट कर रहा है, तो वेट कितना होता है, मास अगर m है तो आप कहेंगे वेट mg, सही है। और इसके अपोजिट में क्या जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन r हो जाएगा। ये जो बॉडी है ना, नितिन इसको खींच रहे हैं इस साइड में किसी एक्सटर्नल फोर्स से, मतलब मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये मोशन इधर कर रही है बॉडी, तो फ्रिक्शन भी काम कर रहा है अपना, भाई ये तुम मोशन करते रहो हम फ्रिक्शन लगाते रहेंगे। जो फ्रिक्शन होगा ना वो इसी सरफेस के टेंजेंशियली फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। हम ये मान ले रहे हैं कि जस्ट मूव करने वाली है, जब जहां से मान लो स्टार्ट करने वाली थी, जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव, मतलब मोशन करने ही वाली थी। उस समय जो फ्रिक्शन लगा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, बोलो। जब बॉडी स्टार्ट करने ही मतलब मोशन स्टार्ट करने ही वाली है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी एफ एस मैक्स लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस बॉडी पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। इस बॉडी पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो, एक
एफएस मैक्स और एक नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? अगर मैं इसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो क्या कर सकता हूं मैं इसे कहूंगा ओ, इसे कह देता हूं ए, है ना, इसे ओ बी। तो ओ बी क्या है? एक वेक्टर है। ओ ए क्या है? एक वेक्टर है। क्या इन दोनों वेक्टर को हम किसी पैरेललोग्राम से डिनोट कर सकते हैं अगर वेक्टर एडिशन लगाए तो? अगर मैं मान लेता हूं यहां पे इस पॉइंट पे, क्या ये पॉइंट ओ पर कितने फोर्स वेक्टर काम कर रहे हैं? एक ओ ए और एक ओ बी, ओ ए और ओ बी। अगर मैं इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेकर वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करूं तो क्या पैरेलल शिफ्टिंग हो पाएगा? मैंने पढ़ाया था ना कि वेक्टर की क्या होती है? पैरेलल शिफ्टिंग होती है। अगर ये मैग्नीट्यूड ओ ए है तो इधर क्या जाएगा? ओ ए, मतलब वेक्टर आर अगर है ये तो वेक्टर आर इधर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वेक्टर एफ एस मैक्सिमम है तो ये भी क्या होगा? एफ एस मैक्स हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे एक वेक्टर का फॉर्म लूँगा। ये एक वेक्टर है आपका, ये आपका वेक्टर क्या बन गया? एफ एस मैक्स है तो ये भी क्या होगा? एफ एस मैक्स। पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया और जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को हमने कहा सी, और ये वेक्टर आर है तो ये कितना होगा? वेक्टर आर हो जाएगा। हो जाएगा ना? बोलो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? इसका डायगोनल वेक्टर मिलेगा, मतलब वेक्टर ओसी मिलेगा। क्या? रिजल्टेंट। ये इसका रिजल्टेंट है वेक्टर ओसी। अब ये रिजल्टेंट जितना एंगल बना रहा है किससे? नॉर्मल रिएक्शन से। इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और टेढ़ा हुई है लाइन, आप थोड़ा सीधा कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, यहां से जो ठीक है, ये जो आपका वेक्टर ओसी है कुछ एंगल बना रहा है, इसी एंगल कहते हैं क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बना बोलते हैं इसे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल बनाता है उसे क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना? ओके, चलिए डिफिनीशन लिख लीजिए। बोले डिफिनीशन, फिगर ड्रॉ करिए पहले। सब लोग फिगर ड्रॉ करिए पहले। फिगर ड्रॉ करिए। ओके, डेफिनेशन बोलें। आप लिखेंगे
द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स an angle, makes an angle with normal reaction, with normal reaction, लिखा, with normal reaction. This is called angle of friction. This is called angle of friction. It is denoted by theta. It is denoted by theta. In a right angle triangle, यहाँ right angle बन रहा है, right angle triangle कौन सा, AOC. tan थीटा अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब AC अपॉन OA. AC हमारा है FS मैक्स, यह है नॉर्मल रिएक्शन R. इक्वेशन फर्स्ट, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. एफएस मैक्स कितना होता है बच्चों, बताइए, एफएस मैक्स कितना, अरे कहोगे म्यू एस इंटू आर, ये वैल्यू पुट कर दो वहां पे, फर्स्ट एंड सेकेंड. tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो म्यू एस कितना आ गया हमारा, tan थीटा. मतलब यही फार्मूला होता है किसके बीच रिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर. किसके बराबर, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, याद रहेगा ना, म्यू एस इक्वल टू tan थीटा. थीटा क्या है इसमें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये तब हम कैलकुलेट करेंगे जब बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रही हो. ये तब कैलकुलेट करेंगे व्हेन बॉडी मूव्स इन, या मूव्स जस्ट लाइक टू मूव. एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखेंगे, व्हेन बॉडी जस्ट start to move on horizontal surface, horizontal surface. क्लियर, ये तभी हम लोग अप्लाई करेंगे म्यू एस इक्वल टू tan थीटा जब बॉडी कहाँ मूव करने वाली हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करने वाली हो. ठीक है ना, मोशन करने ही वाली हो, उस समय जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनेगा वो होगा tan थीटा इक्वल टू म्यू, या म्यू इक्वल टू tan थीटा. याद रहेगा फार्मूला. इस न्यूमेरिकल में आपको म्यू एस दिया रहेगा तो थीटा पूछ लेगा, और थीटा दिया है तो म्यू एस पूछ लेगा. क्लियर ना, आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए. ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बता देंगे. अभी एक छोटा टॉपिक पढ़ा दें, एंगल ऑफ रिपोज, है ना. हाँ, तो एक दिन हम बेसिक मैथमेटिक्स पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे आप लोग का जो प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, कहीं पर डिफरेंशिएशन आ जाता है, कहीं इंटीग्रेशन आ जाता है, कहाँ करें हम, है ना, कैसे सॉल्व करें, तो उससे थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स हम क्लियर कर देंगे. 1 घंटे क्लास में पर्याप्त हो जाएगा.
ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा एंगल ऑफ रिपोज। हेडिंग क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का मतलब झुकाव होता है। क्या होता है? झुकाव। कितना एंगल झुका हुआ है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और ये हम वहाँ कैलकुलेट करेंगे जहाँ कोई बॉडी स्लाइड करने वाली हो, जस्ट बिगिन टू स्लाइड या जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, स्लाइड करने वाली, फिसलने वाली हो किसी इनक्लाइंड प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल पे नहीं, यहाँ पे इनक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करने वाली हो, फिसलने वाली हो, तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा इनक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है प्लेस का। दोनों का मतलब एक ही है। अभी कैसे होगा दोनों का मतलब एक, अभी हम प्रूफ कर देते हैं। दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसमें डेफिनेशन लिखिए, व्हेन a body just start to slide, when a body just start to slide on an inclined plane, on an inclined plane, then angle between horizontal plane and inclined plane, angle between horizontal plane and inclined plane is called angle of repose. Angle of repose. देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो मास कितना है इसका? mg। मास क्या होगा इसका? सॉरी m है, और वेट क्या होगा? mg। mg किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर होगा mg? वर्टिकली डाउनवर्ड, ये mg होगा। क्लियर? तो इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होना चाहिए? बिल्कुल जस्ट अपोजिट होना चाहिए। बोलो, इधर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्लियर? इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, लेकिन बस ऐसा नहीं है। इधर ना हो करके जितना एंगल पे ये इंक्लाइंड है उतने एंगल पे इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है। मतलब यहाँ से जो हम नॉर्मल रिएक्शन लेंगे वो ऐसे लेंगे। एक मिनट, जो नॉर्मल रिएक्शन लेंगे हम, वो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे जाएगा हमारा, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो जाएगा। अब ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल कितना होगा हमारा? फाई होगा। बोलो सही बात है, इस बात से एग्री हो? ये निकाल सकते हो फाई कैसे होगा? कैसे निकालोगे? बोलो, क्या ये एंगल फाई है? सही है? देखो, इस एंगल को अगर पता करना है तो यहां से एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो,
बोलो ऐसे, ये फाई तो ये कितना होगा फाई, और ये कितना होगा, ये पूरा कितना है 90 है ये, तो ये कितना होगा 90 माइनस फाई, बोलो सही है। और दूसरी बात, अब यहाँ से ना लो, अगर ये यहाँ से डालते हो अगर ये चीज़, अगर यही लाइन तुम यहां से खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे सोचो, तो ये कितना है 90 डिग्री, बोलो हो जाएगा ना। और यहां से अगर हम ऐसे, ध्यान देना जरा सा, ये कितना है आपका फाई, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही हम यहाँ खींचे पैरेलल, तो ये भी फाई हो जाएगा, बोलो। अगर हम यहाँ से एक इसके पैरेलल यहाँ से खींचे ऐसे, तो ये फाई, तो ये भी फाई, ये 90 माइनस फाई, और ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ इस आर से एक 90 बना दो, ये कितना है 90 डिग्री, बोलो है कि नहीं है, क्लियर। ये 90 है तो ये क्या है, ये और ये पैरेलल है, ये फाई, तो ये क्या हो जाएगा फाई, और ये 90 माइनस फाई, और ये पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा फाई, क्लियर। तो ये बात याद रखना दिमाग में, इसे हम हर जगह दिखाएंगे नहीं इंक्लूड करके, ठीक है ना, इसे हर जगह हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लियर। तो अब ध्यान रखना, जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो हमेशा होना चाहिए वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल से कितना एंगल बनेगा, फाई एंगल बनेगा, क्लियर, ये बात ध्यान होना चाहिए बस। अब आगे देखना, इस आर को थोड़ा एक्सटेंड करें पीछे तरफ ऐसे, ये फाई है तो ये एंगल कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट क्या होंगे बेटा, फाई होंगे, बोलो। तो इस mg को दो पार्ट में तोड़ सकते हो क्या, mg को दो पार्ट में, एक इधर होगा mg cos फाई, और उससे एक 90 डिग्री पर क्लियर, ये कितना होगा आपका mg cos फाई, और ये कितना होगा mg sin, बोलो क्लियर। और ये जस्ट मूव करने वाला है, जस्ट मूव करने ही वाला है ना। तो मूव कर तो फ्रिक्शन किधर होगा, इसके मोशन के अपोजिट, तो फ्रिक्शन इसके कॉन्टेक्ट सरफेस के बीचों बीच लगेगा, इससे बोल लगेगा ना, मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट एफएस मैक्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, क्लियर। अभी मूव नहीं कर रहा है, जस्ट मूव करने ही वाला है, इसका मतलब ये इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है, तो ये इसके इक्वल अपोजिट है, और ये आर इसके इक्वल अपोजिट है, क्लियर। इट इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू क्या है, mg cos फाई है, और यहां fs मैक्स कितना है आपका, वो mg sin फाई है, बोलो सही है। इसको फर्स्ट बनाओ इक्वेशन, इसको सेकंड, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में सेकंड वाले क्या करोगे बेटा, डिवाइड कर सकते हो ना, तो क्या मिलेगा, सोचो नितिन, एफएस मैक्स अपॉन रेजिस्टेंस नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg sin फाई अपॉन mg cos फाई, mg कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या आया tan, और एफ एस मैक्स प्लेस पे क्या रखोगे, म्यू एस आर रख सकते हो ना बेटा, म्यू एस आर बाई आर इक्वल टू tan फाई, आर से आर मर गया, क्या बचा है म्यू एस के इक्वल टू tan फाई, ओए होए होए क्या बात है, वही आया जो कि पहले आया था, म्यू इक्वल टू tan थीटा,
और म्यू एस इक्वल टू tan फाई, कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। आ गया ना? दोनों को मैंने प्रूफ किया और ये हमने ऑब्जर्व क्या किया कि दोनों का स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ थीटा मतलब फ्रिक्शन के इक्वल है ना? तो हम ये कह सकते हैं जब ये चीज लेफ्ट इक्वल है तो tan फाई और tan थीटा भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, वही एक ही चीज है। फार्मूला क्या होगा दोनों का? एक ही, म्यू एस इक्वल टू tan फाई या tan थीटा। हम यहाँ थीटा भी मान सकते थे लेकिन थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए हमने क्या लेकर रखा है? फाई। तो ये बात आपके स्कूल में प्रूविंग करने के लिए पूछ सकता है। और एग्जाम में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग फार्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट, म्यू एस इक्वल टू tan फाई। क्लियर है? हमने ये प्रूफ करने का जो मेरा मकसद था वो कॉन्सेप्ट सिखाना था कि हम अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो कौन किसके इक्वल होगा। तो एफ एस मैक्स किसके इक्वल होगा? एम जी साइन फाई। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जस्ट स्लाइड टू मूव करने ही वाली है। मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट जीरो है और इसका रिजल्टेंट जीरो है, मतलब इक्वल अपोजिट है, मतलब बराबर कर सकती हो। बोलो रेचल, क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? तो न्यूमेरिकल में ये यूज होगा म्यू एस इक्वल टू tan फाई और आपका फार्मूला एफ एस इक्वल टू वो म्यू एस आर वाला जो फार्मूला होता है म्यू एस आर, ये न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। और कॉन्सेप्ट आपको डिवाइड करना ये आपको आना चाहिए। नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई होगा, ठीक है ना? यही है क्या आपका एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ाते हुए कुछ और कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स बात करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है ना? घर पे जाना, इसको पढ़ना, बुक को रिवाइज करना, नोट्स को भी, ठीक है? तो आज की इतना ही, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, नए लेक्चर के साथ। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।